नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आपका अपना भाई तहे दिल से आप सभी का स्वागत आपके अपने परिवार के सक्सेस में करता हूं दोस्तों। और हमने आपको इसके पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के पूरे वीडियो दे दिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आप भरोसा रख सकते हैं। इतना ही आप पढ़ लेंगे तो ये गारंटी है दोस्तों कि अपन 50-50 नंबर आराम से कर जाएंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का जो पोर्शन है अपना, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसका दोस्तों हमने एक वीडियो आपको दिया था। इसके बाद ये वीडियो आपको मिलेगा, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। एक वीडियो आपका मिलेगा प्रीवियस पेपरों का, अभी मिलेगा, नाइट में ही मिल जाएगा आपको सब वीडियो। सुबह पेपर देने के पहले इन सब वीडियो को सुन के जाना, चाहे खाना खाते समय सुने आप, चाहे आप लेटे लेटे सुने, पर सुनना जरूर मेरी आवाज़ को, भले ही आपको बुरी लगे, भले ही आपको लगे कि सर की आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेना दोस्तों, काम आ जाएगी। अब शीघ्र अपन पढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेडरिक फ्रॉवेल के बारे में। फ्रेडरिक फ्रॉवेल क्या कहते हैं? तो फ्रेडरिक फ्रॉवेल जो है 21 अप्रैल 1782 का इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 21 जून 1852 को हुई थी और जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। पेस्टोलॉजी का था सन 1808 ईस्वी में पेस्टोलॉजी द्वारा स्थापित स्कूल बर्डन गया, जहां उसने अध्यापन कार्य किया। इसके आगे हम दोस्तों बात करते हैं मनुष्य की शिक्षा नामक इसने बुक लिखी, जैसा कि आप सभी के सामने दिख रहा है, इसकी ये बुक है। और फ्रॉवेल ने ब्लैकबर्न में एक विद्यालय खोला जिसका नाम किंडरगार्टन रखा। फ्रॉवेल ने बालक को पौधा, फ्रॉवेल ने ध्यान रखना, बालक को पौधा, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली की संज्ञा दी। इन सबको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, बालक को उत्तम चरित्र का निर्माण करना, बालक का आध्यात्मिक विकास करना, बालक का वातावरण या प्रकृति से एकीकरण स्थापित करना। अगला देखते हैं फ्रॉवेल ने के अनुसार शिक्षा एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए, मित्र होना चाहिए एवं पथ प्रदर्शक होना चाहिए। एक निर्देशक, पथ प्रदर्शक एवं मित्र होना चाहिए दोस्तों। इसके आगे हम बात करते हैं अब मारिया मोंटेसरी, ये नया है हमारे लिए, मारिया मोंटेसरी। और मारिया मोंटेसरी पे इस बार जोर देते हैं। और दोस्तों देखते हैं मारिया मोंटेसरी को जानते हैं। इनका जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 6 मई 1952 को हुई थी। इटली की एक चिकित्सक शिक्षा शास्त्री थी जिनके नाम से मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई। इन्हीं के नाम से मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति चलती है। इनके कुछ पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को हम दोस्तों जान लेते हैं। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। पहली पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसकी है? मारिया मोंटेसरी की है। द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड पुस्तक किसकी है? मारिया मोंटेसरी की है। द एब्सॉर्वेंट माइंड किसकी पुस्तक है? मारिया मोंटेसरी की है। टू एजुकेटेड द ह्यूमन पोटेंशियल, ये भी मारिया मोंटेसरी की है। एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड, पांचवी एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड, ए भी मारिया मोंटेसरी की है। द चाइल्ड, ए भी मारिया मोंटेसरी की है। पीस एंड एजुकेशन, ए भी मारिया मोंटेसरी की है। व्हाट यू शुड नो अबाउट योर चाइल्ड, ए भी मारिया मोंटेसरी की पुस्तक है। तो यह लगभग 8 पुस्तकें आप लोगों को एक बार पढ़ लेनी है। आप जब कल ही पेपर देना है अपन को तो आराम से अपन कर जाएंगे एक बार, इसलिए मैंने कहा मेरी आवाज को सुने। अगला इन्होंने कहा है शिशु के जीवन को सामान्य रूप से विकसित होने में सक्रिय सहायता देना ही शिक्षा है। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना पहले और पढ़ना बाद में सिखाया जाता है। मतलब इसमें पहले कहा जाता है भाई लिखना पहले पढ़ना बाद में, जबकि नॉर्मल तौर पर पढ़ना पहले और लिखना बाद में सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए लागू होती है दोस्तों, इतना ध्यान रखना, 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए है लागू होती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों और देखते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1993 में और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। आप भारतीय संस्कृति के, मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक एवं आस्थावान हिंदू विचारक थे दोस्तों। और इसके साथ 1954 में भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें अलंकृत किया। इसके साथ हम देखते हैं इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। एमए की उपाधि इन्होंने दर्शन शास्त्र की। शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा के उद्देश्य इनके देख लेते हैं दोस्तों। समाज एवं श्रेष्ठ गुण देना इनका ही पहले था। शिक्षा दर्शन इनका क्या कहता है? शिक्षा दर्शन दोस्तों कहता है समाज एवं मानवता के श्रेष्ठ गुण, शिक्षा एवं वसुधैव कुटुंबकम, शिक्षा नैतिक विकास और उच्च विचार आदि इन्होंने कहे। शिक्षा के उद्देश्यों में क्या कहा? अंतर्निहित योग्यता का प्रकाशन, चरित्र निर्माण, धार्मिकता का समावेश, नेतृत्व की क्षमता का विकास, संकल्प शक्ति का विकास, अंतः प्रज्ञात्मक
ज्ञान की प्राप्ति, विश्व बंधुत्व की भावना आदि चीजें हैं हमारे इन्होंने कही। और यह सादा जीवन और उच्च विचार के पक्षधर थे। और राधा कृष्णन महोदय स्त्री तथा जनसाधारण की शिक्षा के पक्षधर थे। सबसे महान इन्होंने कहा था, सबसे महान शिक्षक वह है जो हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। यह कथन ध्यान रखना, सबसे महान शिक्षक वह है जो हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। यह है हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन महोदय का कथन है। और दोस्तों, जिसको भी समस्या है अपने मित्र के व्हाट्सएप पर आप नंबर लिख लीजिए 740, माफ कीजिए, आप नंबर लिख सकते हैं 74 58 96 62 83। इस नंबर पर कोई समस्या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे हम दोस्तों बात करते हैं, जॉन डीवी महोदय को पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। आपका जन्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बर्लिंगटन नामक शहर में हुआ था। वर्मार्ट प्रदेश में आप प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। अब इनकी दोस्तों जो पूछी जाती है वह ध्यान देते हैं, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक और शोध क्या थे उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पहले इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें देख लेते हैं क्या होती हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें दोस्तों, और इसके बाद हम चर्चा करते हैं। कुछ यहाँ वीडियो में गड़बड़ी होती हुई दोस्तों, माफ कीजिए दोस्तों, थोड़ा फ़ोन में एरर हो गई थी, पहली बार इस तकनीक से वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो हमें इनके जॉन डीवी महोदय की प्रमुख शोध पुस्तक देखनी है। तो दोस्तों देखते हैं इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी थी। तो इनकी पुस्तक थी 1899 में था स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक थी, द स्कूल एंड सोसाइटी नामक। 1902 में चाइल्ड एंड द करिकुलम, हाउ वी थिंक, इंटरेस्ट एंड द ऑफर्ड एजुकेशन नामक पुस्तकें इन्होंने महोदय ने दी। और इस तरह से दोस्तों ये, और इनकी दोस्तों काफ़ी पुस्तकें दी। 1902 में इन्होंने द चाइल्ड एंड द करिकुलम पुस्तक दी। 1910 में हाउ वी थिंक नामक पुस्तक दी। 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन नामक पुस्तक दी। 1915 में स्कूल ऑफ टुमारो नामक पुस्तक दी। 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक दी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बहुत पूछी जाती है। 1922 में ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट नामक पुस्तक दी दोस्तों। और इसके साथ ही इन्होंने 1925 में एक्सपीरियंस एंड द नेचर पुस्तक दी। 1929 में सोर्स ऑफ साइंस एजुकेशन नामक पुस्तक दी। यह इनकी प्रमुख पुस्तकें थी दोस्तों। अब वापस चलते हैं शिक्षा दर्शन में इनके विचार क्या थे। तो किसी विचार को अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए, यह इनका कथन था। धर्म ईश्वर और अंतिम सत्य पर यह विश्वास मानते थे। जो सिद्धांत की कसौटी पर खरा उतरे वही सत्य है। देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं। इन्होंने कहा जो नैतिक मूल्य होते हैं वो सब देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अनुभव ही ज्ञान और ज्ञान ही अनुभव है। इन्होंने कहा द एक्सपीरियंस इज द गुड टीचर। मतलब कहने का यह था जो अनुभव है आपको वही सिखाता है। अनुभव ही सबसे अच्छा ज्ञान है और ज्ञान द्वारा ही अनुभव। इन्होंने कहा सत्य परिवर्तनशील होता है और सत्य परिवर्तनशील होता है। यह प्रयोजनवादी मानते थे, अर्थात यह प्रयोजनवादी हुए। क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न ना हो तो विचारों में उत्तेजकशीलता उत्पन्न होती है, यह इन्होंने कहा था। और सबसे बड़ा कथन है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मॉडल त्रिध्रुवीय मॉडल, ट्राइपोलर सिस्टम हमारे जॉन डीवी महोदय ने दिया था। और इन्होंने इसके साथ ही दोस्तों कहा था शिक्षा जीवन का एक ऐसा रूप है, शिक्षा जीवन का एक रूप पढ़ोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा, इसके बदले जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। इन्होंने अर्थात कहा कि शिक्षा जीवन का एक रूप पढ़ोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा, इसके बदले जो सीखते रहोगे वह तुम्हारे काम आता रहेगा। इसके साथ हम दोस्तों स्वामी विवेकानंद की चर्चा कर लेते हैं। और स्वामी विवेकानंद की चर्चा जैसे ही करते हैं तो देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म हम पुनः आ गए आपके सामने। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में एक कुलीन बंगाली परिवार में हुआ। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता भुवनेश्वरी दत्त थी। मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। 25 वर्ष की उम्र में परिवार को छोड़कर साधु बन गए और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। और इसके साथ साथ दोस्तों इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। और इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद मैकाले की शिक्षा नीति के विरोधी थे। इन्होंने कहा था, इनकी एक कहावत भी प्रचलित है, आप इनकी पुस्तक सुनिएगा। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा दी। शिक्षा का अर्थ इनके तहत क्या था। इन्होंने कहा शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, ना कि नाम मात्र सूचनाओं का संग्रह करना। इन्होंने कहा भाई जो मनुष्य को शिक्षा दे रहे हैं आप, तो उसमें सूचनाओं का संग्रह करना ही शिक्षा नहीं है।
मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करिए, जो व्यक्ति में शक्तियां हैं उसका पूर्ण विकास करिए। आगे देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या था। शारीरिक विकास करना, मानसिक बौद्धिक विकास करना, पूर्णता को प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना, धार्मिक विकास आदि। हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं दोस्तों, यदि डिटेल में जाएंगे तो कई दिनों तक सिलेबस ही पढ़ते रहेंगे, जबकि पेपर हमारा अब वीडियो मिलने के समय से राइट 24 घंटे, राइट 12 घंटे बाद आपका पेपर है, इसलिए शॉर्ट में चल रहा है, लेकिन वीडियो आप सभी को देखना है। रूसो 28 जून 1712 को स्विट्जरलैंड की जेनेवा में परिवार में जन्म लिया था। 1778 ईस्वी में थे। प्रकृतिवाद का जनक माना गया। स्कूली शिक्षा के रूसो विरोधी थे या प्रकृतिवादी थे। प्रकृति के इन्होंने दो अर्थ बताए, भौतिक प्रकृति और बालक प्रकृति। इनकी बुक देख लेते हैं रूसो की, सोशल कॉन्टेक्स्ट, प्रोग्राम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, द एमिल। शिक्षण विधि के संबंध में रूसो ने खुद से सीखने के समर्थक रहे। रूसो का नारा था, मनुष्य तू प्रकृति की ओर लौट तेरा कल्याण होगा। मनुष्य तू प्रकृति की ओर लौट तेरा कल्याण होगा। रूसो की शिक्षा विधियों में ह्यूरिस्टिक शिक्षा विधि और निरीक्षण पद्धति, डाल्टन पद्धति प्रमुख थी। शिक्षा के अर्थ में इन्होंने बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना। व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति शिक्षा, इन्होंने कहा भाई बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होगा। और इन्होंने जो परिभाषा दी दोस्तों वो दिख रही है, बालक के अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इनके उद्देश्य क्या थे? आनंद प्राप्ति, रसकमय से महान आदर्शवादी माना गया। कहने का तात्पर्य महान वहां का लोकतांत्रिक था। इसके बाद यह स्त्री शिक्षा का प्रमुख भारतीय विचारक, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। हमारे गांधी जी अधिकतर पूछे जाते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के कठियाबाद में हुआ था। पिता करमचंद गांधी थे, इनकी माता पुतलीबाई थी। 1857 में मोहनदास ने जैसे तैसे बम्बई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक परीक्षा पास की और भावनगर स्थित सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 ईस्वी को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, मतलब गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज और लंदन में कानून की पढ़ाई करने चले गए और बैरिस्टर बनने के बाद इंग्लैंड चले गए। दक्षिण अफ्रीका 1893-94 नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए 30 जनवरी 1948, माफ कीजिए यहाँ 1893 और 94 नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए यह गए। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका पर। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को खत्म किया और 30 जनवरी नेल्सन मंडेला के साथ यह मिलकर वहां इन्होंने कार्य किया था और 30 जनवरी 1948 को भारत लौटे। चलो इससे हमें क्या करना है, इतिहास था। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। इनका जो व्यक्तित्व रहा और कृतित्व दोनों, व्यक्तित्व इनका जो खुद का था, कृतित्व इनके द्वारा किए गए कार्य, इनका आचार प्रयोजवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। इनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनका मूल मंत्र क्या था? शोषण विहीन समाज की स्थापना करना ही इनका मूल उद्देश्य था। यह रामराज की कल्पना करते थे, इसलिए इनके बारे में कथन कहा गया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। इस चौपाई का ये बहुत बार अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। इसके बाद देखते हैं, उसके लिए सभी को शिक्षित होना पड़ेगा। इनका मूल मंत्र था कि भाई शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है, लेकिन उसके लिए सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। यदि सभी लोग शिक्षित नहीं हैं तो एक स्वस्थ समाज निर्माण नहीं हो सकता। गांधी जी ने जो शिक्षा के उद्देश्य में सिद्धांतों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके, अगला देखते हैं महात्मा गांधी और भारतीय शिक्षा का क्या संबंध है। तो देखते हैं, गांधी जी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। इसके पीछे का कारण यह था कि गांधी जी भारत की शिक्षा के बारे में जो कुछ कहा करते थे उसे पाया करते थे कि भारत में शिक्षा सरकारों के बजाय समाज के अधीन थी। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने गांधी जी के समर्थन करते हुए लिखा, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवज्योति दी है। यह डॉक्टर एम.एस. पटेल का कथन है, काफी कथन है, आप लोग देख लेना दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं गांधी जी द्वारा शिक्षा का अर्थ, मतलब गांधी जी ने शिक्षा की कौन सी परिभाषा दी, इसको इंपॉर्टेंट टिक करिए, ये 1 नंबर में पूछी जा सकती है। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा का प्रारंभ। जैसे ही साक्षरता अभियान चलाया गया था 1889 में, तो उन्होंने कहा भाई साक्षरता शिक्षा का ना तो अंत है और ना ही प्रारंभ है, यह तो केवल स्त्री पुरुष को शिक्षित करने का एकमात्र साधन है। साक्षरता लिखने पढ़ने को शिक्षा नहीं माना जा सकता। अर्थात उन्होंने कहा भाई लिखने पढ़ने से शिक्षा नहीं होती है। इनका कहने का था कि मनुष्य के अंदर के अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करो और जागृत करने के बाद दोस्तों उसके मन मस्तिष्क में वो जुड़ जाए। आपने पढ़ लिया, रट लिया, क्या मतलब हुआ जब तक आप उसको अपने नित्य प्रति जीवन में नहीं उतार सकते। दोस्तों आगे की बात करते हैं, और सच्ची शिक्षा वह है, इन्होंने अगला कथन दिया, सच्ची शिक्षा द ट्रू एजुकेशन वह है जो बालकों के आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक क्षमताओं के अंदर
से बाहर प्रकट और उत्तेजित करती है। आधारभूत शिक्षा, अगली हेडिंग देखते हैं, आधारभूत शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। इन्होंने कहा 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों निःशुल्क एवं अनमार्ग शिक्षा हो। वर्धा सम्मेलन 1937 में बात की थी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा बालक के मानवीय गुणों का विकास करना है। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो। सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादन और उद्योगों के माध्यम से दी जाए। शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों को बेरोजगारी से मुक्त के, अर्थात इन्होंने सारी शिक्षा को रोजगार पर डिपेंड कर दिया था दोस्तों। और मेरी पीछे आपको जो बोर्ड दिख रहा है ये ऑफलाइन क्लासेस के लिए लगा है और वहीं पर आपकी वीडियो शूट की जा रही है दोस्तों। ये मतलब समझ लो अल्पकाल में आपको गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, बस समझ लीजिए आपके लिए अल्पकाल में मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। ये मेरी गलती है जिसका भुगतान मैं करूँगा और शीघ्र सारे सब्जेक्ट कराऊंगा आपके। अगला देखते हैं, शिक्षा के दर्शन के उद्देश्य क्या थे। शारीरिक विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास, महात्मा गांधी के मानसिक व बौद्धिक विकास, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक उपदेश। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या था। इन्होंने कहा भाई उपयोगिता का सिद्धांत दीजिए, लचीलेपन का सिद्धांत दीजिए और ऐसा संबंध का सिद्धांत दीजिए। हस्तकला के पाठ्यक्रम को केंद्र बनाया। इन्होंने कहा भाई हस्तकला ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कला। इसके बाद इनकी शिक्षा विधि क्या थी, तो क्रिया विधि, सहयोग विधि और इसके बाद 100 अनुभव द्वारा सीखना, मौखिक विधि, चिंतन एवं मनन, संगीत विधि आदि के बारे में उन्होंने कहा। शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन। इसके साथ हम दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं शिक्षा और समाज का संबंध। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो किसी भी प्रकार की शिक्षा, इसके पहले हमने औपचारिक अनौपचारिक सारी शिक्षा पढ़ ली है, वो वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद 2 वीडियो मैं दूंगा, भी 20-20 मिनट के 2 वीडियो दूंगा दोस्तों। ये नहीं बिल्कुल आप यार ये मतलब 1.5-2 घंटे में पूरा सिलेबस आपको खत्म करवा के दे रहा हूँ। इससे क्या है, इतनी देर में तो आप मॉडल को नहीं पलटा पाएंगे दोस्तों। चलो, व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करके सामाजिक वातावरण से समायोजन करने की योग्यता प्रदान कराना ही शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करने, सामाजिक वातावरण समायोजन करने की योग्यता ही प्रदान करना है। आगे देखते हैं समाज और शिक्षा के द्वारा कैसे, देखो शॉर्ट में लिख दिया, समाज आदर्श शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में होते हैं। समाज में चाहिए विश्वास, जब तक व्यक्ति नहीं हो जाए शिक्षित तो उसके अंदर कैसे होगा विश्वास। मूल्य चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए, परंपराएं होनी चाहिए, मान्यताएं होनी चाहिए, आकांक्षाएं होनी चाहिए, प्रथाएं होनी चाहिए, आवश्यकताएं होनी चाहिए। यह दोस्तों यह सारी चीजें हमारी कहाँ से मिलती हैं, देखते हैं दोस्तों कहाँ से मिलती हैं, शिक्षा के द्वारा होती हैं। तो यह समाज और शिक्षा के मध्य संबंध होता है। काय के मध्य संबंध होता है, समाज और शिक्षा के मध्य दोस्तों संबंध होता है। आगे हम बात करते हैं, समाज अपने सदस्यों को नैतिक और चारित्रिक विकास करता है, वहाँ प्रेम सहानुभूति आदि है। चलो अब दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा होती है राज्य। राज्य की परिभाषा क्या है। I.L. कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है, जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। I.L. कैंडल महोदय कहते हैं राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार हो और तथा उस सरकार को लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अर्थात लोकमत द्वारा बनी हो। अब अगला क्वेश्चन है जनसंचार माध्यम की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभावों को बताइए। देखो दोस्तों मैंने मेन क्वेश्चन रख दिए हैं। पहला क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण की समझ का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना, स्वच्छ वातावरण संबंधी रुचि उत्पन्न करना, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, स्वास्थ्य संबंधी कौशल ज्ञान एवं भावों का विकास करना, प्रदूषण की हानियों के प्रति जागृत करना। यही हमारी जनसंचार मतलब डिजिटल जो है न्यूज चैनलों का, जनसंचार का, इन सब का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मल्टीमीडिया क्या है, इस क्वेश्चन को आप टिक करिएगा भाई, मेरी तरफ से आएगा। आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने की आधुनिक तकनीकी प्रयोग का सूचक है। आज के समय में मल्टीमीडिया जो है वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान करते हुए मल्टीमीडिया तो है। व्हाट्सएप यूज करते हो मल्टीमीडिया है, फेसबुक यूज करते हो मल्टीमीडिया है। इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, मल्टीमीडिया। चलो अगली परिभाषा देखते हैं। मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठक तथा चित्रिक एवं उपयोगी संयोजक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मल्टीमीडिया अत्यंत आवश्यक है। अगर हम मल्टीमीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं दोस्तों। अब इसके साथ हम आगे चर्चा करते हैं और आगे हम देखते हैं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में प्रयुक्त प्रमुख संप्रेषण सूचना क्या है। तो मुद्रित सामग्री होनी चाहिए। देखो भाई दूरस्थ शिक्षा का क्वेश्चन आया, कल पढ़ाया था। मुद्रित सामग्री, रेडियो प्रसारण, दूर प्रसारण, श्रव्य कैसेट, द्रव्य कैसेट, कंप्यूटर संचालक,
फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक डाक जिसे ईमेल कहते हैं, ये सारे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम है। इग्नो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कीजिए भाई, पूछा जाता है आपके सिलेबस में। समाज सदैव सक्रिय रहता है, इन्होंने कहा समाज सदैव सक्रिय रहता है, इसी कारण उसमें सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन भी मानते हैं। चलो अगला देखते हैं, शिक्षा और समाज के बारे में बता दिया। शिक्षा का उद्देश्य एक पूर्ण क्रिया है। शिक्षा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाती है, किंतु यह ध्यान रखती है कि परिवर्तन के कारण समाज के शाश्वत मूल्यों को किसी प्रकार का अंतर न आने पाए। अर्थात शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यही भी समाज में आवश्यक परिवर्तन लाती है, लेकिन दोस्तों ऐसे परिवर्तन लाती है जिसके कारण हमारी परंपराएं, हमारे शाश्वत मूल, हमारे जो पूर्वज किए गए, हमारे जो मान मर्यादा पहनाव है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना आ सके। समाज के शिक्षित व्यक्ति ही व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों को दूर करके वांछनीय परिवर्तन लाते हैं। जो सती प्रथा का अंत किया गया, महिलाओं को बराबर लाया गया, लेकिन उसका एक दायरा किया गया। सती प्रथा भाई बुरी थी, अंत कर दिया, लेकिन हमारे शाश्वत मूल तो सुरक्षित रहे। शाश्वत मूल आज भी घर की देवी महिला ही होती है। यस्त नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इसके बारे में जॉन डीवी महोदय कहते हैं, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जा सकता है। जॉन डीवी महोदय कहते हैं भाई शिक्षा जिस देश में है, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों अब आगे हम चर्चा करते हैं, आगे की हम चर्चा लिखते हैं क्या हमारी चर्चा है, और आगे चलते हैं। इसमें शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कुछ कार्य हैं। शासन मूल्यों का संरक्षण करना शिक्षा का कार्य है। नवीन परिवर्तन लाने में सहायक करना, सांस्कृतिक हस्तांतरण जैसे शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों का जन्माधार, प्रवर्तक एवं निर्देशक है। सामाजिक सुधार, ज्ञान के क्षेत्र में विकास, परिवर्तनों की समीक्षा आदि हमारे शिक्षा के कार्य है दोस्तों। और भारत, अब अगला क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक परिवर्तन लाने वाली शक्तियां कौन थी? तो भारत में परिवर्तन लाने वाली पहला आविष्कार हो गया राजनीतिक परिवर्तन, इतिहास के द्वारा, सामाजिक कुरीतियां, आर्थिक परिस्थितियां, ग्राम पंचायत और धार्मिक तत्व, शिक्षा आदि। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह प्रयोजनवादियों ने भी माना है। देखिए कैसे, क्योंकि जॉन डीवी प्रयोजनवादी है। देखते हैं, चलो। जॉन डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार किया, करते हुए कहा जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज को कायम रखने के लिए एक विद्यालय की आवश्यकता होती है। और विद्यालय के संबंध में जॉन डीवी महोदय ने अपना कथन दे दिया कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, वो सामाजिक संस्था में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इस नाते विद्यालय सामान्यतः सामुदायिक जीवन का ही स्वरूप है, जिससे वे समस्त साधन केंद्रित होते हैं। दोस्तों यह हमारा विद्यालय के लघु रूप के बारे में हो गया कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस नाते विद्यालय सामान्यतः सामुदायिक जीवन का ही स्वरूप है और वे समस्त साधन केंद्रित होते हैं। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए भाई। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने जनसंख्या से उठा लिया, क्योंकि मैंने तो कहा था मैं शॉर्ट पढ़ाऊंगा। शॉर्ट पढ़ाने का मतलब ये होता है सिलेबस को शीघ्र खत्म करना, 35-40 मिनट में हम वीडियो में खत्म कर देंगे। आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता में जनसंख्या विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तत्व को अनुभव करना, व्याप्त परिवारों के लोभ के लिए परिवार का आकार नियोजन करना। भाई व्यक्ति के परिवार के लोभ कोष का नियोजित करना सरलता से किया जा सकता है तथा यह समझा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में बड़े परिवार की आवश्यकता नहीं। अगला, अनियंत्रित जनसंख्या से माता तथा शिशु के होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को समझा जाए। मतलब ये जनसंख्या शिक्षा है कि जैसे अनियंत्रित हो रहा है तो उसको नियंत्रण में किया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति साक्षर हो। छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, ऐसी प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए और ये वास्तविकता में यथार्थ सत्य है। दोस्तों संयुक्त परिवार में देख लेना आप 85% बच्चे का लालन पालन सही नहीं हो पाता है, जबकि अगर बच्चा अकेला है, एक एकल फैमिली है, एकल परिवार है, तो बच्चे का लालन पालन अच्छी तरीके से हो जाएगा। देश की अवस्थाओं के संदर्भ में नियोजन कार्रवाई की संभावना की। अब हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं भाई। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? परिधन आवरण जो हमारे चारों तरफ के पर्यावरण को प्रदूषण फैलाए, पर्यावरण में ऐसी अवांछनीय गतिविधि हो जिससे हमारा मूल रूप से प्रकृति को हानि पहुंचे हुआ है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं। पर्यावरण संरक्षण विद्यालय की भूमिका बताइए भाई। आप किस प्रकार से विद्यालय में रहते हुए पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था। अंतः परिसर कार्य करवाएं, बाह्य परिसर कार्य करवाएं, या क्या होते हैं देखते हैं। प्रतिवर्ष
5 जून को अंतः परिसर के तहत प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाते हैं, अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं, अप्रैल को पृथ्वी दिवस का व्यापक आयोजन किया जाता है। यह सब क्या है? अंतः परिसर कार्य हैं, जिसके द्वारा दोस्तों हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। बाह्य परिसर कार्य क्या है ये भी देख लेते हैं, मतलब बाहर से क्या करते हो। नगर गांव मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाओ, पर्यावरण संरक्षण संबंधी और नारे लगवाओ, लिखो भाई, लिखकर चित्र वृक्षारोपण कार्यक्रम, वनों में कार्यक्रम कराओ, लोगों को वृक्षों के प्रति जागरूक करो, उन्हें समझाओ भाई नीम नहीं काटनी चाहिए, शीशम नहीं काटनी चाहिए, पर्यावरण के लिए सबसे अधिक होते हैं, पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। बर्बाद भूमि संरक्षण की विधियों ग्रामवासियों को देनी चाहिए, मतलब जैसे कोई बंजर भूमि हो गई तो उससे भाई उपजाऊ बना के वहां पर वन खड़े किए जाएं। आगे देखते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ क्या है? शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है, अवसर की समानता प्रदान करना जिसके पिछड़े तथा दलित वर्ग के व्यक्तित्व की शिक्षा द्वारा अपनी स्थिति में सुधार जा सके। अगला देखते हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है दोस्तों। देखो आपको ऐसा लग रहा हो अरे ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो परिभाषाएं पढ़ा रहे हैं उनको रट लो। आपको एक बार सुन नहीं तो यार सुन लो, मेरी बात को सुन लो, मान लो। कल का जब पेपर दोगे दोस्तों लिख के लेना, पहले पेपर और दूसरे पेपर में सर आप ये कहोगे अरे सर क्या पेपर आपको पहले से पता था? यार दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं वही सब आएगा मेरे छोटे भाई बहन, यही सब आने वाला है। इसके बाद मैं ऑप्शनों के लगभग आपको 1 लीनियर क्वेश्चन की एक लंबी श्रृंखला 100-150 प्रश्नों की अभी दे दूंगा, और प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन में जो मुझे लगा अपना गैस पेपर बनाने के लिए इच्छुक था वो लगातार मैं दे दूंगा। आगे चलो पढ़ते हैं। शिक्षा, भारतीय शिक्षा के अनुसार भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षा में हो रहा है। हमारा विश्वास यह कथन केवल शाब्दिक नहीं है, मतलब कहने का शिक्षा व्यवसायीकरण, भाई आप जो लोग पढ़ रहे हैं इसी के तहत तो हमारी शिक्षा का क्या होगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा। मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इन सब की जानकारी रखना ही। देखो सामान्य शिक्षा में पहला ऑप्शन पहला विकल्प देखते हैं, पहला नंबर देखते हैं, सामान्य शिक्षा में कार्यान्वयन आवश्यक रूप से होना चाहिए, शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन में होना चाहिए, देख लेते हैं। और कृषि, व्यापार और उद्योगों की आवश्यक पूर्ति के लिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए, विज्ञान शिक्षा तथा संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। अगला देखते हैं, बाल श्रम के कारण और निराकरण के उपाय। बाल्यावस्था है जीवन का आधार, शिक्षा और देख रेख है उसका अधिकार, एक लाइन है। मतलब भाई बाल्यावस्था जीवन का आधार है, जिस प्रकार किसी मकान की नींव पड़ती है उसी प्रकार किसी भी पुरुष का बाल्यावस्था, आपको बचपन की यादें यहाँ रखी होगी। तो अगर इस ही आयु में आपसे बाल श्रम कराया जाए, प्रथम 5 से 6 वर्ष तक अत्यधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं। बालक बचपन में गीली मिट्टी के समान खेलता है, जिस प्रकार वह ढाले जाएं उसी प्रकार से होता है। मतलब ये कह सकते हैं जैसे गीली मिट्टी ले ली आपने, अरे जैसे हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं, पराठा भी बना लेती हैं, उसी आटा का उसी की रोटी बना लेते हैं, उसी की पूड़ी उसी आटे से समोसे भी बना सकते हैं वैसे ही गूंथ के। तो वो गीला आटा है उसको कौन सा आकार देना है, अभी हमारी माँ बहनें और हमारे जो भाई बंधु इस समय अकेले रह रहे हैं कमरे में, वो भी भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से बालक भी उसी गीले आटे की तरह होता है। आप जिस रूप में ढालना चाहें उसे ढाल लें भाई, उसे आप पढ़ाई की ओर मोड़ देंगे, पढ़ेगा। डॉक्टरी बनाना चाहें, जैसे वाटसन ने कहा था मुझे एक शिशु दे दो, आप जो कहोगे चोर, डॉक्टर, वकील, मैं वह बना दूंगा। इसी प्रकार से बालक एक कच्चे घड़े की तरह होता है, कुम्हार उसे जैसा ढाले, जैसे घड़ा कुम्हार जैसा ढालना चाहे वैसे डाल देता है, सुराही भी बनाता है, घड़ा भी बनाता है, घेला भी बनाता है, छोटे छोटे देवलियां भी बना देता है। गीली मिट्टी को किसी प्रकार से ढाला जा सकता है। अगला, जो गरीब बालक होते हैं उन्हें अपनी प्रतियोगिता दिखाने का अवसर नहीं मिलता है, तो भाई उन्हें प्रतियोगिता दिखवाओ। अनुच्छेद 45 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु बच्चे के बालक पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल तक सीमित है। अनुच्छेद 45 में कहा भाई 0 से 6 वर्ष, और अनुच्छेद 45 में ही निःशुल्क शिक्षा की बात भी कही गई है। जनसंख्या शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषाएं हो गई, लेकिन एक परिभाषा हम बीडमैन के अनुसार पढ़ लेते हैं, मैंने यहाँ लिख दी है। जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा उस प्रक्रिया की भांति की जा सकती है जिसमें छात्र जनसंख्या प्रक्रियाओं, जनसंख्या की विशेषताओं, जनसंख्या परिवर्तन के कारणों तथा परिणामों की है, जो कि उनके स्वयं के लिए हैं, उसके परिवार के लिए हैं, उसके समाज तथा संपूर्ण संसार को घटित होते हैं, संबंध में शोध एवं खोज करते हैं। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं? परमाणु संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण भी उतना ही अधिक भयावह एवं हानिकारक है जितना इन संयंत्रों से जल तथा वायु द्वारा दीर्घकालिक प्रदूषण होता है। भाई रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है परमाणु संयंत्रों से होता है, ये तो और जल प्रदूषण वायु प्रदूषण से भी खतरनाक होता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि क्या है? मतलब तापमान में वृद्धि होना,
बर्फ का पिघलना, अम्लीय वर्षा का खतरा होना, गुम कोहरे का बनना, पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ना, जैसे कि दिल्ली में चले जाओ भाई, अभी तो ठीक है लॉकडाउन की वजह से स्थिति सही है, वरना इनकी पौधे तो बाष्पोत्सर्जन करना भी छोड़ देते हैं वहाँ लगे पेड़ों के किनारे पौधे। अम्लीय वर्षा का खतरा हमारे आगरा के ताजमहल पर देखा गया है स्पष्ट, इसलिए वहाँ की फैक्ट्रियाँ वहाँ से उठवा दी गई। बर्फ का पिघलना, जिस नित्य प्रतिदिन हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है तो हिमालयों पर जमी हिम ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, यही तो भूमंडलीय ताप वृद्धि है। अगला देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन क्या है, देखते हैं भाई जलवायु परिवर्तन क्या है, देख लो इसे। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। मतलब जैसे अभी गर्मी वर्षा सर्दी पड़ रही हो, यह सीजन चेंज हो जाए, मतलब गर्मियों की जगह सर्दी पड़ने लगे, सर्दी की जगह गर्मी, तो यह जलवायु परिवर्तित हो जाएंगे। अब मानवीय मूल्य देखते हैं, मानवीय मूल्य कितने होते हैं, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है भाई। 4 मानवीय मूल्य होते हैं हमारे। कौन कौन से हमारे मानवीय मूल्य होते हैं? सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव आदि 4 मानवीय मूल्य होते हैं। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? जनसंख्या नीति से अभिप्राय आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के ये जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। मानव मूल्यों की शिक्षा दोस्तों देखते हैं, आज का मनुष्य भौतिक सुख की सुविधा, मानव मूल्य क्या है? देखो मानव मूल्य की शिक्षा सुविधा को केंद्रित कर रहा है और इन्हें प्राप्त करने के लिए वह किसी भी स्तर पर जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, छुआछूत, मादक दवाओं और पदार्थ का सेवन कर चोरी, कालाबाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि पर वह विशेष उभर रही हैं, जिनके बारे में हम सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। यही कारण है कि हम एक सुखद और समृद्ध भारतवर्ष, बलात्कार जैसी बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं दोस्तों। रूह कांप जाती है ऐसी घटनाएं सुनकर कि उन इंसानों का, यार इंसान है, ऐसे जानवरों को सीधी सजाए मौत दे देनी चाहिए। मेरी तो यही अपील है सरकार से कि ऐसा कोई नियम कानून लाएं। मैं तो इस बारे में सोच लेता हूँ तो मेरे रग का खून दौड़ने लगता है कि ऐसे निकृष्ट सोच वाले लोग, वही देवी वही माता, यार जब मंदिर में पूछते हो कि आप अपनी बहन के बारे में सोच के देखो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमारे मानवीय मूल्यों के लिए क्या बनती जा रही, खतरा बनती जा रही है। तो इसलिए मानवीय मूल्यों की शिक्षा देना जरूरी हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इन सब शिक्षाओं से सीखे और अपनी सोच को ब्रॉड करे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं और आगे हम तकते हैं, ब्राउल एवं अन्य के अनुसार विद्यालय के निम्न गुणों का विकास कौन सा होना चाहिए? आत्मनिष्ठा होनी चाहिए, कार्य में दृढ़ता होनी चाहिए, अंतःकरण शुद्धता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी है, कर्मनिष्ठा, उत्तरदायी। अब दोस्तों हम आपको यहाँ से एक चीज़ और पढ़ाएंगे, बस 5 से 10 मिनट लगेगा। यहाँ आपको हम थोड़ा और नई नई चीज़ें दे देते हैं, नई नई चीज़ें क्या, अच्छा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। देखते हैं पहला क्या मिलता है हमें, और यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देखो प्रकृतिवाद आ गया, हाँ यही देखना था। इसमें क्या है भाई, पहले देखो यहाँ तो हो गया अपना शिक्षा है प्रयोजनवाद, यह हमने आपको नहीं पढ़ा पाया, इसको देखते हैं। चार्ल्स बियर 1839 से 1814 तक चार्ल्स बियर रहे, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनक कहे जाते हैं। प्रयोजनवाद अंग्रेजी के प्राग्मैटिज्म शब्द का हिंदी अर्थ है, इसका अर्थ होता है किया गया कार्य। हम ग्रीक भाषा में देखें और यही लैटिन भाषा में देखें तो व्यवहारिकता होती है। प्रैग्मैटिज्म शब्द का अर्थ होता है व्यवहारिकता या उपयोगिता। क्या होता है इसका अर्थ? होता है दोस्तों व्यवहारिकता या उपयोगिता। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। अतः प्रयोजनवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता निर्माण वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक प्रमाणों के आधार पर होता है। इसका अन्य नाम यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्यवहारवाद, फलकवाद, प्रयोगवाद आदि होते हैं दोस्तों। और इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं, यह चीज़ें हमारी क्या होती है। प्रयोजनवाद का अर्थ सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान की वास्तविकता सिद्धांत आदि होता है। प्रयोजनवाद में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य, जॉन डी बी महोदय ने कहा भाई शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बालक में परिवर्तन होता है उसी के साथ उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता जाता है। यह जॉन डी बी महोदय ने कहा, मैंने पहले भी कहा था। जॉन डी बी महोदय ने ट्राइपोलर शिक्षा की प्रक्रिया दी है, त्रिमुखी शिक्षा प्रक्रिया दी है, द्विमुखी जॉन एडम्स ने दी है। और मैं पहले भी कह रहा था भाई ये जॉन डी बी महोदय जो हैं प्रयोजनवाद के समर्थक हैं, दिखा भी दिया। बालक अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माता होता है, इन्होंने कहा। गतिशील व लचीले मस्तिष्क का होना चाहिए, इनकी शिक्षा का है। बालक के रॉस की परिभाषा देखें, बालक के वातावरण में उसकी इच्छाओं का पूर्ण करना शिक्षा है। बालक के वातावरण में उसकी इच्छाओं का पूर्ण करना ही शिक्षा है, रॉस महोदय ने कहा। छात्र का विकास यह लोग किस तरीके से करवाते हैं दोस्तों, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पूर्ण निश्चित उद्देश्यों का विरोध, मूल्य मीमांसा, मूल्य दर्शन में प्रयोजनवाद। और यह कहते हैं आत्मा और वास्तविकता के मध्य सक्रिय संबंध ही ईश्वर है। जॉन डी बी महोदय कहते हैं आत्मा और वास्तविकता के मध्य सक्रिय संबंध ही क्या है हमारा,
जीवन है। अगला देखते हैं, किसी की बात की स्वीकृति ही धर्म है जिसका स्वयं के द्वारा अस्तित्व है। इन्होंने कहा भाई कोई किसी ने किसी बात के लिए हाँ कर दी वही धर्म है और जिसका स्वयं के द्वारा अस्तित्व जॉन डीवी महोदय का है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है इनके गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण देखें भाई, यह भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, प्रयोजनवादी, बालकों के व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करता है, विचार की अपेक्षा कम क्रिया को प्रदानता है, एक प्रगतिशील शिक्षा को जन्म देना आदि। अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवादियों के द्वारा ही की महत्वपूर्ण देन है, गतिशील व लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना, शिक्षक का स्थान एक मित्र पथ प्रदर्शक और सलाहकार के रूप में होना चाहिए। इसमें दोष क्या है, दोष देख लेते हैं दोस्तों। आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देते या केवल इसी लोग को मानते हैं, कहते हैं भाई आध्यात्मिकता कुछ नहीं होती है, केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, शिक्षा निश्चित ना होगा, परिवर्तनशील होती है, सांस्कृतिक आदर्शों की अपेक्षा की जाती है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं हो जाता है। और प्रयोजनवादी सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं, जॉन डीवी क्या मानते हैं, सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं। आगे चलते हैं, वर्तमान शिक्षा पर प्रयोजनवाद का क्या प्रभाव है। तो बालकों की उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम के निर्माण की व्यवस्था है, यही आधुनिक है, इसलिए 9 में विषय चुनने की स्वतंत्रता होती है। अब बालक को अनुभव के आधार पर शिक्षा देना अच्छा माना जाने लगा है कि भाई बालक को उसके व्यक्तिगत जीवन में सिखाकर पढ़ाइए। शिक्षा को नवीन अर्थ के रूप में भी बांटा गया है। अगला दोस्तों देख लेते हैं हम, जनतंत्रीय मूल्यों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षक संगठन को महत्वपूर्ण स्थान देना भी चाहिए। आगे हम देखते हैं, शिक्षा में व्यक्तिगत रुचि व योग्यता को महत्व देना चाहिए, विद्यालय को सामाजिक का लघु रूप है, विद्यालय जो समाज का लघु रूप है, सीखने की प्रक्रिया चिंतन अच्छा माना जाने लगा, महत्वपूर्ण शिक्षण विधि योजना पद्धति है। अगला देखते हैं भाई, निष्कर्ष क्या निकला। प्रयोजनवाद शिक्षा का मुख्य आदर्श माना जाता है। प्रयोजनवाद शिक्षा कैसा माना जाता है भाई, मुख्य आदर्श माना जाता है दोस्तों। इस प्रकार से प्रयोजनवादी हो गया। अब शिक्षा में प्रकृतिवाद, या तो मैं पढ़ा चुका था लेकिन फिर भी कुछ देख लें भाई। देखें तत्वमीमांसा क्या है, चलो मूल सिद्धांत देख लेते हैं। प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत है यथार्थता, उसकी वास्तविकता। इसे यथार्थवादी विचारधारा भी कहते हैं। भौतिकता की प्रधानता को महत्व देता है। प्रकृतिवादी की परिभाषा कल मैंने पढ़ा दी थी। इसके प्रबल प्रताप रूसो रहे हैं और रूसो ने ही ब्रह्मांड को कर्ता और प्रधान माना है। और पदार्थवाद या प्रकृतिवादी यंत्रवादी होते हैं, जीववादी होते हैं, जैव प्रकृतिवादी। तो तीन प्रकार के हो गए, पदार्थवादी या शक्तिवादी, यंत्रवादी। भाई लिख लीजिए मिश्रा जी, इनको लिखें आप, पदार्थवादी या शक्तिवाद प्रकृतिवाद। और दूसरा लिखें यंत्रवादी प्रकृतिवाद, लिख लीजिए तिवारी आप। और तीसरा लिख लीजिए जीव विज्ञानवादी या जैव प्रकृतिवादी। यह 3 थे। प्रकृतिवादी के मूल सिद्धांत हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके लिए मैंने आपको यहाँ तक लाया हूँ। ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, भौतिक संसार ही सत्य आत्मा पदार्थ जन्य है, मनुष्य संसार की श्रेष्ठ रचना है, मानव विकास की एक प्रकृति प्रक्रिया है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, सुख है और प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है। इसके साथ दोस्तों हम चलते हैं शिक्षा में आदर्शवाद को देखते हैं। और आदर्शवाद हम आपको बता चुके थे, बहुत अच्छी तरीके से बता चुके थे, इसलिए हम इसमें जो चीज़ हमें देखनी है देखो यहाँ देख लेते हैं। आधुनिक आदर्शवादियों ने, हेगल ने तर्क विधि दी, पेस्टालोजी ने अभ्यास विधि दी, रेंडेकार्ड ने सरल से जटिल की ओर विधि दी। आगे हम देखते हैं भाई, आदर्शवाद में अनुशासन की बात कहते हैं। फ्रॉवेल के अनुसार अनुशासन में दंड का कोई स्थान नहीं है, सहानुभूति से काम लेकर बालक की आत्मक्रिया व आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक पर नियंत्रण करते समय उसकी रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए एवं प्रेम की सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। बालक अच्छा चलो इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्कार कल पढ़ाए थे आपको। यज्ञोपति पवित्र क्या होता है, बिस्मिल्लाह संस्कार, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। प्रमुख शैक्षिक कथन और कर्ता देखते हैं। चलो इनको ध्यान से देखते हैं, 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। शिक्षा से तात्पर्य बालक और मनुष्य की शारीरिक, मन और आत्मा की सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से। यह महात्मा गांधी ने कहा था। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था दोस्तों। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा कथन देखते हैं। शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। पेस्टालोजी ने कहा था शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवन ने कहा था शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों को बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा है दोस्तों। अगला देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मन का विकास है। पेंटर ने कहा था शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक वृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करता है। यह हमारे अरस्तु महोदय ने कहा था दोस्तों। आगे हम देखते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। फ्रॉवेल महोदय ने कहा था। अगला देखते हैं, शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए योग्य बनाती है। अगला देखते हैं, देखो सुकरात विधि, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी, प्लेटो ने संवाद विधि दी, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि दी, पेस्टालोजी ने अभ्यास विधि प्रशिक्षण विधि दी, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले, प्राचीन आदर्शवाद के कांट, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के हीगल, नैतिक आदर्शवाद के प्लेटो, प्रशिक्षण विधि के जनक सुकरात, संवाद विधि के जनक प्लेटो, वाद विवाद विधि के जनक भारतीय आदर्शवादी और निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट थे दोस्तों। और इसके बाद और देख लेते हैं,
तर्क विधि जाने हीगल, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, किलपैट्रिक। दोस्तों कोई भी समस्या है तो आप तत्काल इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके बताएं। नंबर मैं लिखे दे रहा हूँ अपना 74 58 96 62 83। आप जुड़े रहें, बने रहें। और इसके बाद दोस्तों आपको मिलने जा रहे हैं लगातार 150 बहुविकल्पी प्रश्न और उसके बाद आपको प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।